राम एक शब्द है। राम गया एक पद है और इन पदों से मिलकर बनता है एक वाक्य। राम गया और उसने वहां पढ़ाई। ये हमारा हो गया वाक्य और इन वाक्यों से मिलाकर बनता है एक पैराग्राफ। राम वहां गया, उसने पढ़ाई की, उसने वहां तरह तरह के खेल खेले, उसने वहां बहुत अपने आप को अनुशासित रखा, वहां जाकर उसने वहां के मनोरम दृश्यों को देखा। ये पूरा क्या हो गया हमारा एक पैराग्राफ। इस प्रकार भाषा बनती है आगे जो हम पढ़ने वाले हैं। तो इस प्रकार स्वर और व्यंजन के माध्यम से हमने भाषा का स्वरूप तैयार किया। अब भाषा किसे कहते हैं? हमारा क्वेश्चन बनता है भाषा किसे कहते हैं? भाषा शब्द का अर्थ है बोलना या कहना। अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए। बोलते तो संसार के सभी प्राणी हैं। प्रत्येक जीवधारी गाय, घोड़े, बिल्ली, कुत्ता, चिड़िया आदि परस्पर विचारों एवं भावों के आदान प्रदान हेतु किसी न किसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। परंतु हम उनके विचार विनिमय को भाषा नहीं कहते हैं। उनकी भाषा केवल सांकेतिक होती है, जबकि भाषा मानव का जो स्वरूप है केवल सांकेतिक न होकर लिखित है। विचार और भाव विनिमय के साधन के लिखित रूप को हम भाषा कहते हैं। इस प्रकार मनुष्य के भावों, विचारों, अभिप्रेत अर्थों की अभिव्यक्ति की ध्वनि प्रतीकात्मक साधन को भाषा कहते हैं। भाषा की अवधारणा एवं उसकी कुछ परिभाषाएं। विचार और भाव विनिमय के साधन के लिखित रूप को हम वस्तुतः भाषा कहते हैं। इस प्रकार मनुष्य के भावों, विचारों, अभिप्रेत अर्थों की अभिव्यक्ति के ध्वनि प्रत्यात्मक साधन को भाषा कहते हैं। भाषा की प्रमुख विशेषता है परिभाषा। भाषा विज्ञान का विषय मानवीय भाषा है। सामान्य रूप से मनुष्य भाषा का निर्माण करता है। किसी देश, विभाग या बड़ी जाति की भाषा के लिए भी भाषा शब्द प्रयुक्त होता है। इस अर्थ में तिब्बती, चीनी, फारसी आदि भाषाएं भी भाषा कहलाती हैं। एक भाषा में अनेक स्थानीय और प्रांतीय भेद हो सकते हैं। हिंदी एक भाषा है, किंतु उसमें अनेक स्थानीय और प्रांतीय भेद हैं। किंतु हिंदी को अंतरंग भाषा और बोलियों में बोलने वाले भी समझ सकते हैं। विभिन्न स्थानीय बोलियों के वर्गों की भाषा कुछ ऐसे स्थानीय और प्रांतीय बोलियां हैं। बिहारी, राजस्थानी आदि के वर्ग के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है, जो किन्हीं अंशों में परस्पर विशेष सम रहती हैं और स्वयं से संबंध बोलियों के इसके वर्ग नाम विभिन्न भिन्न बोलियां के भिन्न होती रहती हैं। डॉक्टर ग्रेशियन ने आधुनिक प्रांतीय आदि भाषाओं को केंद्रस्थ, मध्यवर्ती और वाह प्रदेशस्थ 3 वर्गों में विभाजित किया है। साहित्यिक भाषा या शिष्ट भाषा, विद्वान लोग भाषा का प्रयोग साहित्यिक भाषा के साहित्य सून असाहित्य भाषाओं के लिए बोली का प्रयोग करते हैं, जैसे संस्कृत भाषा, अंग्रेजी भाषा आदि। ब्रजमंडल के घरों में बोली जाने वाली बात सहेंगी साहित्यिक भाषा को सर्वसाधारण की भाषा में भेद होता है। साहित्यिक भाषा या शिष्ट भाषा, विद्वान लोग शब्द का प्रयोग साहित्यिक भाषा के
साहित्य शून्य असाहित्यिक भाषाओं के लिए बोली का प्रयोग करते हैं। संस्कृत भाषा, अंग्रेजी भाषा, ब्रजमंडल के घरों में बोली जाने वाली भाषा को बोलेंगे, सहेंगे। साहित्यिक भाषा और सर्वसाधारण की भाषा में भेद होता है। साहित्यिक भाषा में कृत्रिमता आ जाती है, जो उसे सर्वसाधारण की भाषा से पृथक करती है। सर्वसाधारण एक कृत्रिमता आजमान सरिता के समान है, तो साहित्य भाषा एक कृत्रिम झील की तरह है। सर्वसाधारण की भाषा सदैव विकासशील रहती है। वैदिक संस्कृत ने जब संस्कृति का रूप धारण कर लिया, तब जन भाषाओं का प्राकृतों में विकास होने लगा। साधारण की भाषा से संबंध रखने जीवित आवश्यकता रहती है। सर्वसाधारण की भाषा जहाँ बदलती है, वह साहित्यिक भाषा चिरकाल तक अपने स्थिर रूप में रहती है। विद्या भाषा शब्द का औपचारिक प्रयोग मानव परस्पर विचार अभिव्यक्ति के लिए प्राह वर्णात्मक भाषा का ही प्रयोग करता है। परस्पर के विचार विनिमय में यह मुखाकृति चेष्टा और संकेतों का आश्रय लेती है। इन्हें गूंगे बहरों की भाषा के नाम से पुकारा जाता है। अमेरिका के उड्डयन लोगों में इसी प्रकार को सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है। भाषा विज्ञान का एक ऐसी भाषाओं में कोई संबंध नहीं होता, उसे कृत्रिम भाषा शब्द का प्रयोग किया जाता है या उसे कृत्रिम भाषण कहते हैं, जिसे कुछ मनुष्य अपनी सुविधा या उद्देश्य के गढ़ लेते हैं। आज प्रकार इस प्रकार की भाषा का प्रमुख उदाहरण अस्परतनी नाम की भाषा है। इनके प्रेमी इनको अंतरराष्ट्रीय भाषा बनाने की बात कहते हैं। उपयुक्त विवेचनों में भाषा का व्यापक अर्थों में प्रयोग दिखाया गया है। भाषा की भाषा को परिभाषा को अनेक विद्वानों ने अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया है। हम्म, यहाँ उन्हीं के स्वरूप में उल्लेख किया जा रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है भारतीय वैज्ञानिकों ने सिर्फ भाषा के बारे में बताया, कई वैज्ञानिकों ने। भाषा तो भाई एक मैंने कहा ना एक माध्यम है, फीलिंग्स है। हम यहाँ हिंदी विषय की बात कर रहे हैं, तो ये हिंदी की बात हो गई। लेकिन अगर हम हिंदी विषय की बात नहीं करते, तो यही भाषा अंग्रेजी हो जाएगी, यही उर्दू हो जाएगी, ये चीनी हो जाएगी, यही मलयालम हो जाएगी, ये तमिल हो जाएगी, ये मराठी हो जाएगी। तो जो भाषा है, इस पर सबने अपने-अपने विचार व्यक्त किए। अपने-अपने प्रकार से, अपने-अपने हिसाब से, सबने अपने-अपने विचारों को यहाँ प्रस्तुत किया है। तो प्लेटो बहुत बड़े भाषा वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं। विचारात्मा की मूक अथवा आधुनिक बातचीत है, जो ध्वनि बनकर होठों पर प्रकट होती है। बहुत सुंदर परिभाषा है, इसको हम समझते हैं कि भाषा क्या है? विचार आत्मा की मूक और अध्वन्यात्मक बातचीत है। आपके मन में जो विचार चल रहे हैं, उन विचारों की मूक मतलब ना बोलने वाली, जिसकी कोई ध्वनि नहीं है, एक बातचीत है, जो ध्वनि बनकर होठों पर प्रकट होती है। बहुत बढ़िया, शानदार। जो ध्वनि बनकर होठों पर प्रकट होती है, वह भाषा कहलाती है। प्लेटो जी ने कहा है कि भाषा क्या है? भाषा आपकी आत्मा के मूक विचारों की अध्वन्यात्मक कहानी है, जो होठों के माध्यम से बाहर निकलती है। उसे हम ध्वनि कहते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं, उसे हम भाषा का स्वरूप कहते हैं। अब स्वीट जी क्या कहते हैं? ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा
विचारों की अभिव्यक्ति का नाम भाषा है। जो ध्वनि रूपी शब्द निकल रहे हैं, जो मैंने आपको शुरू में समझाए थे कि ध्वनि क्या कहलाती है। देखिए वही सारा कॉन्सेप्ट आपका यहाँ निकल के आ रहा है कि जो ध्वनि रूपी शब्द हैं, उन विचारों की अभिव्यक्ति का नाम ही भाषा है। जो ध्वनि आपके मुंह से निकल रही है, जिसे सिर्फ सुना जा रहा है, जो सिर्फ कर्णगत है, जो महसूस की जा रही, जो विचारों में समाहित, वो क्या है? उसको अभिव्यक्त करना, उसको मुख से निकालना, उसको लेखन में डालना। अभिव्यक्ति कितने प्रकार की होती है? अभिव्यक्ति दो प्रकार, एक लेखन अभिव्यक्ति और एक मौखिक अभिव्यक्ति। तो अब मौखिक अभिव्यक्ति की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो मौखिक अभिव्यक्ति मतलब जो हम मुंह से बोले, मैं अभी जो आपके साथ कर रही हूँ ये क्या है? आप और हम जो वार्तालाप कर रहे हैं ये क्या है? ये मौखिक अभिव्यक्ति है। जैसे मैं मुंह से बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं वो श्रवण अभिव्यक्ति हो गई। भाई उस भाषा को तो आप सुन रहे हैं ना, जिस भाषा को मैं मुंह से बोल रही हूँ। अब एक क्लास, कक्ष में मैं पढ़ा रही हूँ एक टीचर के रूप में। अब मैं पढ़ाने के दो क्राइटेरिया मैंने अपने निर्धारित कर लिए। पहला क्राइटेरिया मैंने अपने निर्धारित किया कि मैं ओरली पढ़ाऊँ, मतलब मुख से पढ़ाऊंगी, सिर्फ मुंह से ओरली बोलूंगी, जैसा कि प्रेजेंट टाइम में आप मुझे सुन रहे हैं। तो ये मेरी मौखिक अभिव्यक्ति हो गई। अब मेरा दूसरा क्राइटेरिया है कि यार इसमें जो कठिन शब्द आ रहे हैं, जिन्हें हम कीवर्ड कहते हैं, रिसर्च मैथोलॉजी की लैंग्वेज में हम जिन्हें कीवर्ड कहते हैं, अगर वो कठिन शब्द आ रहे हैं तो उन कठिन शब्दों को मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख दूंगी। अब जब मैंने उन्हें ब्लैक बोर्ड पे लिखा तो वो लिखित अभिव्यक्ति हो गई। लिखित अभिव्यक्ति ने कैसे काम किया? अभिव्यक्ति दो प्रकार से हुई। अब भाषा की अभिव्यक्ति कितने प्रकार से हुई? दो प्रकार से, एक मौखिक रूप से, एक लिखित रूप से। तो मौखिक रूप से तो ओरली जो मैं बोल रही हूँ, लगातार आपसे बात कर रही हूँ, वो मौखिक अभिव्यक्ति है। अच्छा, जो आप श्रवण कर रहे हैं, मैं आपको फॉर एग्जाम्पल दिखाती हूँ कि मैं यहाँ बैठी हूँ। अब मैंने यहाँ 1 मिनट तक बिल्कुल शांत बैठकर किसी की बातों को सुना, तो ये श्रवण अभिव्यक्ति हो गई। भाई मैंने सुना, फिर मेरे जो फेस एक्सप्रेशन थे, रीडिंग थी, मेरी चेहरे की जो रीडिंग थी, वो श्रवण कर रही थी। इस एग्जाम्पल को हम दोबारा से समझेंगे। देखिए मैं क्या समझाने की प्रयास आपको कर रही हूँ कि अभिव्यक्ति भाषा का माध्यम है। अब वो अभिव्यक्ति कितने प्रकार से होती है? दो प्रकार से, एक लिखित अभिव्यक्ति होती है, एक मौखिक अभिव्यक्ति होती है। अब लिखित अभिव्यक्ति में तो आपने लिख दिया, आपने अपने विचारों को अपने मस्तिष्क में रखा और उसे लिखा, सिर्फ लिखा आपने, ठीक है, वो हो गई आपकी लिखित अभिव्यक्ति। अब उसके बाद मौखिक क्या हुई कि जो मैंने अभी आपको परिभाषा समझा रही हूँ, ओरली बोल रही हूँ, मेरी मौखिक अभिव्यक्ति है। अब श्रवण करके मौखिक अभिव्यक्ति कैसे होगी? तीसरा जो बड़ा बिंदु है वो है हमारा श्रवण करना, सुनना। अच्छा, आपने कौशल पढ़े हैं? देखिए हम पॉइंट से थोड़ा सा हट रहे हैं, लेकिन इस विषय की यहाँ बहुत आवश्यकता है, इसलिए मुझे हटना पड़ रहा है। स्किल्स के बारे में आप जानते हैं? स्किल्स कौन कौन से होते हैं? स्किल्स 4 प्रकार के होते हैं: बोलना, लिखना, सुनना और पढ़ना। इन 4 स्किल्स पे हम अपनी पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन देते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कौशल होता है वो होता है सुनना। पहला होता है बोलना, सॉरी, पहला होता है बोलना। अब इसे हम कैसे समझेंगे? हम समझेंगे, न्यूबॉर्न बेबी जन्म लेता है, सबको पता है जन्म लिया उसने, उसने सबसे पहले बोलना सीखा। मैं भी कौशल नहीं समझा रही हूँ, कौशल के टाइप्स बता रही हूँ, प्रकार बता रही हूँ। उसने सबसे पहले क्या सीखा था? बोलना। जब वो जन्म लिया, उसने पृथ्वी पर आया और उसने सबसे पहला रोने की जो ध्वनि निकाली, वो उसने बोलना शुरू किया। तो वो सिर्फ बोलना था। अब इस बोलने को भी अगर हम साहित्यिक बात में बात करें तो होता है वाचन। अब वाचन किसे कहते हैं? वाचन होता है बांचना किसी चीज को। अब ऐसे तो मैं दिन भर बोल रही हूँ,
कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पूरे दिन आप अपनी मम्मी पापा से बोलते रहते हैं, मैं अपने घर में बोलती रहती हूँ। लेकिन जब हम किसी साहित्य को पढ़ते हैं तो मैं उसे अब वाचन कर रही हूँ, मैं उसे बोल नहीं रही हूँ। क्योंकि बोलना तो दिन भर चलेगा। आज तुमने खाना खाया, आज मैंने खाना खाया, आज हम घूमने जा रहे हैं, आज हमारा नया प्लान ये है, कल हमें ऐसा काम करना है, तो ये सब बोलना है। लेकिन ये वाचन कैसे होगा? ये वाचन इस प्रकार से होगा कि सभी विद्यार्थियों को आज की अपनी दैनिक दिनचर्या लिखना है, या मुझे वाचन करना है, या बोलना है। तब आप क्या कहोगे? तब आप पूरे दिन अपने माइंड को स्थिर रखोगे, मानसिक शांति में रहोगे, और क्या किया उसके बारे में सोचोगे। उसके बारे में सोचने के बाद जब शाम को आपके पेरेंट्स आपसे पूछेंगे कि आज दिन भर में क्या किया, तो आप एक रफ्तार में उन्हें बताओगे, एक रूटीन के साथ बताओगे। वो कहलाता है आपका वाचन करना। ऐसी श्रवण कौशल है। अब हम श्रवण पे बात करें तो श्रवण क्या कहता है आपका? सुनना। दिन भर सुन रहे हैं आप, मुझे हो सकता है अभी सुन रहे हो, लेकिन सुनने के बाद जो मैंने बोला है वो आपके माइंड में सेट हो जाए, वो आपके मस्तिष्क में सेट हो जाए, वो आपके दिमाग में सेट हो जाए, तो वो कहलाता है हमारा श्रवण कौशल। वो कहलाता है श्रवण। सुन तो आप दिन भर रहे, आप देखिए मैं आपके सामने करीब 4 मिनट सिर्फ श्रवण करूंगी, सुनूंगी नहीं, श्रवण करूंगी। आप मुझे देख सकते हैं कि मैंने श्रवण किया, तो मेरी जो फेस एक्सप्रेनेशन है वो कैसे होना चाहिए। मतलब मेरा जो मस्तिष्क है, पूरे के पूरे मेरे जो कान है, जो पूरा मस्तिष्क, जो मेरा ब्रेन काम कर रहा है मेरे कान के साथ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कान है, इस कान से मुझे सुनाई दे रहा है, श्रवण नहीं हो रहा है। इस कान से सुनने के बाद ये भाषा जो है ना मेरे मस्तिष्क पे जा रही है। मैंने कहा ना भाषा विज्ञान है। भाषा भी एक साइंटिफिक रीजन है। इसे आप सिर्फ भाषा को भाषा जैसे नहीं ले सकते, इसे आप साइंस से जोड़िए। आपके कान है, कान सुनने का काम कर रहे हैं आपकी बॉडी का। अब ये सुनने के बाद अपना संदेश किसको दे रहे हैं? मस्तिष्क को दे रहे हैं, और मस्तिष्क उसको रिएक्ट कर रहा है। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक पेज खुला हुआ है, आप इसे सुन रहे हैं। देखिए मैं इसको सुनूंगी और फिर इस पे मैं रिएक्ट करूंगी कि इस पेज में क्या मैंने सुना है, क्या आदर्श वाचन करते हुए टीचर ने मुझे सुनाया है। हम्म। 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 बिल्कुल। जी। हम्म। ये जाए। बिल्कुल। हम्म। हम्म। बिल्कुल। हाँ। चलिए, देखिए अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने प्रैक्टिकली आपको करके बताया कि कहीं से कुछ आवाजें आ रही थी मेरे कान तक, मैं उन्हें सुन रही।
उन चीजों को मैं प्रॉपर सुन रही थी। अब वो आवाज किस चीज की आ रही थी, मैं सुन रही थी, मैं श्रवण नहीं कर रही थी। देखो, मैं पूरा उस बात पे आपसे उस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं सिर्फ सुन रही थी, मैं सुनने के साथ साथ श्रवण भी कर रही थी। मैंने जो सुना, मैं दोबारा आपको सुनाती हूँ। मैंने क्या सुना, वो क्या चल रहा था जो मैंने सुना। विचार आत्मा की मूक अथवा अध्वन्यात्मक बातचीत है, जो ध्वन्यात्मक बनकर होठों पर प्रकट होती है, उसे ही भाषा कहते हैं। अब मैं भाषा की डेफिनेशन बड़े ध्यान से सुन रही थी। अब जो मैंने श्रवण किया, जो टीचर ने मुझे समझाया, वो मैंने क्या श्रवण किया? मैंने श्रवण किया कि विचार, आपके मन में जो विचार उठ रहे हैं ना, जो कई प्रकार के विचार उठ रहे हैं। हो सकता है आप सुन रहे हो तो आपको लग रहा है मैम क्या कर रही हैं ये, ऐसे कैसी वीडियो बना रही हैं, ऐसे कैसे शांत बैठी हैं। तो कई प्रकार के विचार आपके मस्तिष्क में आए। उन विचार जो विचार कहाँ आए? आपके मस्तिष्क में। और उन विचारों ने आपकी आत्मा को झकझोर दिया। उन विचारों ने आपकी आत्मा को क्या किया? झकझोर दिया। उन आत्मा ने कहा, अरे यार, जो विचार जो आत्मा ने मूक रूप से सुने हैं, जो शरीर की अंतरात्मा ने मूक रूप से सुने हैं, वो जो ध्वनि में प्रकट नहीं हो रही है, वो एक बातचीत चल रही है। मैं सिर्फ सुन नहीं रही थी, मैं अपनी आत्मा से अपनी बातचीत कर रही थी। और जो बातचीत जब मैंने अपनी आत्मा से की, उसे मस्तिष्क में लाई, और मस्तिष्क के आने के बाद वो धीरे धीरे मेरे होठों से बाहर निकल गई। जब होठों से वो प्रकट हुई तो क्या बन गया? भाषा। सिंपल, क्लियर कॉन्सेप्ट। फिर से समझते हैं इसके लिए कि जो चीज आपने सुनी, आपने अपने कानों में सुनी, सुनने के बाद आपने उसे कहाँ रखा? मस्तिष्क में। सुनना सिर्फ सुनना होता है, कुछ भी सुनते रहो, दिन भर सुन रहे हैं मम्मी, सुनती नहीं है लड़की, सुबह से टाइम से नहीं उठती है, खाना नहीं खाती है, पढ़ती नहीं है, स्कूल नहीं जाती है, स्कूल का होमवर्क नहीं करती है, ट्यूशन में नहीं पढ़ाई कर रही है, ये नहीं कि मम्मी के साथ 2 रोटी बनवा ले, खाना बनवा ले। क्या ये सब सुन रहे हो? सुन रहे हो। लेकिन जब दूसरे दिन जाके, यार मम्मी बड़बड़ करेगी, थोड़ा बहुत काम कर लेना चाहिए हमें, तो हमने क्या किया? थोड़ा बहुत काम करना पड़ा। कैसे काम प्रारंभ किया हमने? 8 बजे। यार जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, 8:30 बज गए। यार मम्मी की थोड़ी सी हेल्प करा देती हूँ। तो जो तुमने कल मम्मी की सुनी थी ना, वो तुमने सिर्फ सुनी नहीं थी। हाँ, हो सकता है तुमने कल की परिस्थिति में उसे सिर्फ सुना हो, लेकिन जो कल तुमने सुना था वो तुमने सुना नहीं, तुमने उस पर श्रवण किया, तुमने उसे मस्तिष्क में रखा। और जब वो चीज मस्तिष्क में आ जाती है, तो मस्तिष्क में आने के बाद उसको अप्लाई करना है, उसको उद्घाटित करना है। और जैसे ही आपने अप्लाई करना उसे प्रारंभ किया, मतलब आपका काम पूरा, मतलब आपने श्रवण किया। तो जब आपने उसे अप्लाई किया, उसे सोचा, तो वो क्या हो गया? आपने उसे श्रवण करना शुरुआत कर। आपने श्रवण किया, आपने मस्तिष्क में रखा, आपने उसे अप्लाई कर दिया। तो वही चीज यहाँ प्लेटो जी ने कही भाषा को लेकर। भाषा को लेकर प्लेटो क्या कह रहा है यहाँ पर? कि जिन विचारों की आत्मा की मूक अथवा अध्वन्यात्मक बातचीत होती है, आत्मा की मूक मतलब शांत, कोई ध्वनि नहीं है उसमें, वो विचारों की सिर्फ बातचीत कर रहा है, अंतर्मन से बातचीत कर रहा है। हम सोचते हैं, हम डिप्रेशन में आते हैं, और जब वो ध्वनि बनकर होठों से प्रकट होती है तो भाषा कहलाती है। एक और मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ, मैं प्लेटो जी के इस परिभाषा को लेते हुए, कि आत्महत्या के किस्से आपने सुने होंगे। पता नहीं वो आत्मा कितनी रोई होगी, कितना उसने सोचा होगा, कितना उसने विचार किया होगा कि मतलब यदि मैं सुसाइड करता हूँ, मैं आत्महत्या करता हूँ, मतलब मैं सब कुछ खत्म है, एक खूबसूरत जिंदगी मुझे जीने के लिए मिली है, लेकिन कितनी वेदना रही होगी उसके मन में, कितना तनाव रहा होगा उसके मन में, कितनी नाउम्मीद होगी जिंदगी की उसके मन में, जो विचारों का उसके मन में भ्रमण चल रहा होगा, जिन्हें वो
शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहे। कहते हैं ना, जब आप शब्दों में व्यक्त कर देते हैं ना किसी चीज को, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। जिंदगी में बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपको भाषा के माध्यम से मिल जाता है। जब आप अपने विचारों का आदान प्रदान कर लेते हैं, जब आप अपने विचारों को एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर लेते हैं, तो जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या का समाधान मिल जाता है। जिंदगी आपको मिली है, वैसे भी ऊपर वाले ने बहुत कम जिंदगी दी है जीने के लिए। वो बड़ा अच्छा सा गाना है, बचपना खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, और उसके बाद मृत्यु आ जाती। जब जिंदगी इतनी छोटी सी है तो उसमें काम कुछ ऐसे कर जाओ कि भविष्य में एक नाम हो जाए, लोग तुम्हें तुम्हारे नाम से जाने। तो ये जो विचारों का मंथन था, जो मस्तिष्क में चल रहा है कहीं ना कहीं से, आपके आपके मस्तिष्क को जो जो जोड़ के रखना चाह रहा है, जो कहता है कि आपका के विचार, आपकी जीवन शैली आपको बहुत आगे तक ले जाएगी, और वो जब ध्वनि बनकर आपके ओठों से बाहर निकलती है तो भाषा कहलाती है। तब वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। आप मेरे एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनिएगा। इतना कंटेंट आपको लिखने के लिए मिलेगा कि आपको लगेगा कि हाँ, इस परिभाषा को अगर हमें समझ में आ जाए ना, तो हमें लिखने में दिक्कत नहीं होगी। वैसे आपके स्वीट महोदय जी देखिए, स्वीट महोदय जी क्या कहते हैं? स्वीट महोदय जी कहते हैं कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा जो ध्वनि से शब्द बने, देखिए मैंने कहा था ना, सबसे पहला लेक्चर अटेंड करना बहुत जरूरी है। जब तक आपको ध्वनि और वर्ण और अक्षर में डेफिनेशंस पता नहीं होंगी, अंतर पता नहीं होगा, तब तक मतलब ही नहीं बैठता है कि आप उसे आगे ले जाए। कैसे आप उसे आगे ले जाएंगे? स्वीट महोदय क्या कह रहे हैं देखिएगा, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति का नाम ही भाषा है। जो ध्वनि शब्द है, जो ध्वनि आपके मुंह से निकल रही है, जो वर्ण और अक्षर के रूप में आपके मुंह से निकल रही है, उसे जब आप व्यक्त करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, उसे ही हम भाषा कहते हैं। उसका नाम ही यहाँ पर भाषा लिया गया है। क्रोचे जी क्या कहते हैं भाषा को लेके? भाषा उस स्पष्ट, सीमित और सुगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना निर्धारित करती है। भाषा क्या है? अच्छा, गूंगे बहरों के पास भाषा होती है? बिल्कुल होती है। ऐसे कैसे कह सकते हो कि मैम गूंगे बहरों के पास भाषा नहीं होती है? उनके पास साइन लैंग्वेज होती है। होती है, भाषा उनके पास भी है। भाई ओठों से जो प्रकट कर रहा है वो भी एक भाषा है। इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। मैं अभी कल कुछ दिन पहले बनारस से लौट के आ रही थी, बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है। दो विदेशी मुझे ट्रेन में मिल गए बनारस से लौटते वक्त। उन दो विदेशियों ने, दोनों के दोनों हस्बैंड वाइफ थे, भारत यात्रा पे वो निकले हुए थे। दोनों विदेशी ना ही सुन पाते थे ना ही बोल पाते थे। दोनों विदेशी ना सुन पा रहे थे ना बोल पा रहे थे। तो भाई ऐसी कंडीशन में वो विदेश यात्रा कैसे कर रहे हैं? विदेशी हैं, भारत के अंदर यात्रा करने आए हैं, तो उनके पास थी साइन लैंग्वेज, प्रतिक्रिया भाषा। वो अपने इशारों के माध्यम से लोगों को समझा रहे थे, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहे थे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। या तो वो राइटिंग, लिखित भाषा के माध्यम से अपनी बात को समझा पा रहे थे, या फिर साइन लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं। फिर मैं इस बात को दोहराऊंगी, 80 के दशक में जो लोग यहाँ मेरे इसको सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, यस पढ़ेंगे इन फ्यूचर में, तो उस समय जो दिल्ली दूरदर्शन चल रहा था, इतने सारे टीवी चैनल्स नहीं थे। जी टीवी, स्टार न्यूज, मीडिया, साइकोलॉजी, इंटरनेट, ये लिम्का, बुक, रिकॉर्ड्स, टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं था। सिर्फ दिल्ली दूरदर्शन आता था, और बड़ा मजा आता था उस दिल्ली दूरदर्शन को देखने में। दिल्ली दूरदर्शन पर शाम को 8 बजे रोज न्यूज आती थी। नीलम जी देती थी न्यूज, जहां तक मुझे आइडिया है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। नीलम जी न्यूज देती थी उसमें। हम नीलम जी की न्यूज सुनते रहते थे, उसके बाद आधा घंटा एक मूक बधिरों के लिए न्यूज चलती थी। हो सकता है आज भी चलती हो, लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, चीजें इतनी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई हैं कि वहां तक हमारा माइंड नहीं जाता है। तो मुझे चीज ये पुरानी याद आ गई अचानक।
अब मूक बधिर के लिए जो न्यूज़ चलती थी, वो सिर्फ़ साइन लैंग्वेज से समझाते थे। तो भाषा एक अभिव्यक्ति का माध्यम है, आप किसी भी प्रकार से करो, मौखिक रूप से करो या प्रतिक्रिया व्यक्त करके करो या लिखित रूप से करो। तो उनके समझाने का तरीका ये होता था। जो मैंने आपके सामने अभी रिएक्ट किया, जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, इसमें से शायद कुछ को समझ में आ गया होगा, कुछ को नहीं भी आया होगा। जिनको नहीं आ रहा है, उनको साइन लैंग्वेज को मैं एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि मैंने क्या कहा। एक छोटा-सा घर, एक प्यारी-सी गुड़िया और गुड़िया करती है आप सभी का स्वागत। आया ना? तो साइन लैंग्वेज से भी आप अपनी भाषा को समझा सकते हैं। तो जो दंपति था विदेशी, मुझे जो मिला ट्रेन के अंदर, वो अपनी पूरी की पूरी बात एक साइन लैंग्वेज से कर रहा था। इतने अच्छे से कर रहा था कि मुझे भी लगा कि यार ना बोल पाता है, ना सुन पाता है, लेकिन ये अपने सारे विचारों को मेरे सामने कैसे प्रस्तुत कर रहा है। और मैं समझ रही थी, मैं चीज़ों को समझ रही थी और मेरे जवाब को वो समझ रहे थे। वो मेरी मुझे क्योंकि मैं ना गूंगी हूँ ना बहरी हूँ, तो मुझे वो साइन लैंग्वेज नहीं आ रही थी करते हुए, नहीं बन रही थी मुझे, लेकिन मैं अपने मुख से शब्द बोल रही थी। वाह, वेरी नाइस। आपसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई। वो उस चीज को रिएक्ट कर रहे थे, वो मेरे शब्दों के मूवमेंट्स को समझ रहे थे, वो शब्द के मेरे लिप के जो मूवमेंट थे, जो मेरे होंठ हलने की क्रिया थी, उसको समझ रहे थे। और उसको समझने के बाद वो अपना रिएक्ट मुझे दे रहे थे, कह रहे थे। आपको समझ में आया उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भी मुझसे ठीक इसी प्रकार कहा कि मुझे भी आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। लैंग्वेज शायद बस मन में जो विचार चल रहे हैं, मस्तिष्क में जो विचार चल रहे हैं, उन विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम ही भाषा है। जो मस्तिष्क में विचार चल रहे हैं ना, उन विचारों को व्यक्त करने का, दूसरों को सुनाने का माध्यम ही भाषा कहलाती है। इसके अलावा भाषा और कुछ नहीं होती है। क्रोची जी ने क्या कहा, सुनते हैं हम इनकी बात को। भाषा स्पष्ट, स्पष्ट मतलब बिल्कुल स्पष्ट हो, चाहे वो साइन लैंग्वेज हो, चाहे वो ओरली लैंग्वेज हो, चाहे कैसे भी लैंग्वेज हो, बिल्कुल स्पष्ट भाषा। भाषा कैसी हो? सीमित हो। अब भाई आपको पता चले पानी का एक ग्लास चाहिए पीने के लिए और आपने इतना बड़ा कंटेंट तैयार कर दिया। मैं मोस्टली पढ़ाती हूँ ना, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है ना, मैं ना मीडिया को बहुत लेती हूँ। मीडिया से मतलब मेरा यहाँ पर है एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स को बहुत लेती हूँ मैं। अब क्रोची जी की परिभाषा को कैसे समझेंगे हम? भाषा उस स्पष्ट सीमित सुगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना निर्धारित करती है। ठीक है। थ्री इडियट मूवी देखी है आपने? सबने देखी होगी। ऐसा आपकी जनरेशन का या मेरी जनरेशन का कोई नहीं होगा जिसने थ्री इडियट मूवी नहीं देखी, और नहीं देखी तो एक बार देख लेना। मेरे लेक्चर सुनने के बाद जरूर देख लेना। थ्री इडियट मूवी में आमिर खान का एक सीन इसमें फिल्माया गया है कि क्लास में प्रोफेसर उससे पूछता है कि मुझे डेफिनेशंस बताओ मशीन्स की, मशीन की एक परिभाषा बताइए। क्रोची जी ने जो डेफिनेशन दी मैं उसको आइडेंटिफाई कर रही हूँ, मैं एग्जाम्पल से उसको आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। क्रोची जी ने कहा कि भाषा कैसी हो? स्पष्ट, सीमित और सुगठित। तो आमिर खान ने इंग्लिश में या हिंदी में कहा कि हर वो पेज पुर्जा जो चलता है मशीन कहलाता है। दैट्स इट जी, सिंपल सी बात, बिल्कुल सरल लैंग्वेज है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी कि हर पेज पुर्जा जो चल रहा है वो मशीन है। कंप्यूटर, जिसके पैच पुर्जे चल रहे हैं, मशीन है। अगर सिलाई मशीन की बात करें, उसके पैच पुर्जे चल रहे हैं तो वो एक मशीन है। हर वो चीज जो चल रही है वो मशीन होती है, हर वो चीज वो चलने वाली मशीन होती है। लेकिन साहब प्रोफेसर साहब को गुस्सा आ गया। प्रोफेसर साहब ने कहा क्लास से बाहर हो जाइए आप, इस तरीके की कोई डेफिनेशन नहीं होती है मशीन की।
मशीन की डेफिनेशन मुझे वो चाहिए जो एक किताब के अंदर लिखी है। अब किताब के अंदर की मशीन की डेफिनेशन अगर हम कहें और आप क्लास से बाहर जाइए, आमिर खान क्लास से बाहर चला जाता है, फिर क्लास में आता है दोबारा, एक बड़ी सी डेफिनेशंस के साथ आता है। सो मैनी कंटेंट, सो मैनी टॉपिक, सो मैनी लेक्चर, सो मैनी एक्स वाई जेड, बहुत सारी बातें अपनी रखता है, जिसमें बहुत प्रकार की किताबें मटेरियल हो, जिसमें जानकारी हो, जिसमें नॉलेज हो, जिसमें नक्शे हो, जिसमें डायग्राम हो, जिसमें फीचर्स हो, जिसमें ये हो, वो मुझे चाहिए। तो प्रोफेसर गुस्से में बोलता है, अरे भाई चाहिए क्या है, सीधा सीधा बोलना। सर बुक्स चाहिए। क्या चाहिए? सर बुक्स चाहिए। तो वो क्या कहते हैं, तो यार बुक्स चाहिए तो सीधे नहीं बोल सकते थे। तो आमिर खान का जवाब क्या रहता है, अभी बोलने की कोशिश की थी सर, आपने मशीन की डेफिनेशन बोली पूछी थी और मैंने सीधा कहा हर वो चीज जो पुर्जे से चलती है मशीन कहलाती है, लेकिन आपको समझ में नहीं, तो मुझे किताबों की इतनी बड़ी परिभाषा देने पड़ी। ठीक वही शब्द यहाँ क्रोचे जी कह रहे हैं आपसे। क्रोचे आपसे क्या कह रहे हैं भाषा की परिभाषा को लेकर? भाषा उस स्पष्ट सीमित और सुगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना को निर्धारित करती है, जो सीमित है, जो स्पष्ट है और जो सुगठित है, मतलब पहले से गठित की हुई है, वो कहलाती है आपकी भाषा। हम्म। ब्लॉग और टाइगर जी क्या कहते हैं भाषा के बारे में? देखिए ये सब विदेशी राइटर्स हैं, भारत के एक भी राइटर्स नहीं है इसमें, सारे विदेशी राइटर्स हैं। अब ब्लॉग और टाइगर कहते हैं कि भाषा व्यक्ति ध्वनि की वह पद्धति है जिसके माध्यम से समाज के व्यक्ति परस्पर व्यवहार करते हैं। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। ट्रैगर जी और ब्लॉक दोनों ने मिलकर भाषा के बारे में चिंतन किया कि भाषा है क्या, इसका स्वरूप क्या है, क्या आवश्यकता है इसकी। तब उन्होंने कहा कि भाषा व्यक्त ध्वनि चिन्हों की वह पद्धति है। भाषा व्यक्त ध्वनि चिन्हों की वह पद्धति है जिसके माध्यम से समाज के व्यक्ति, समाज किसे कहते हैं, जिस पर्यावरण में आप रह रहे, जिस वातावरण में आप रह रहे, जिन लोगों के बीच में आप रह रहे हैं, आपका परिवार, आपका समाज है। समाज सिर्फ ऐसा नहीं होता कि जिस जाति के बीच में आप रह रहे हैं वो समाज नहीं, समाज होता है आपका परिवार। अब आप अपने परिवार में कितने लोगों को मानते हैं? भाई आप मानते हैं कि मेरे परिवार में मैं हूँ, मेरे मम्मा पापा है, मेरा भाई बहन है, बस? नहीं, आपके चाचा चाची भी आपका परिवार है, आपके मामा मामी भी आपका परिवार है, आपके बुआ फूफा भी आपका परिवार है, उनके बच्चे भी आपका परिवार है। और ये छोटे 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 परिवार जब बटे कई हिस्सों में, तो इन्होंने एक अपने 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 इंडिविजुअल परिवार बनाए। समाज, मैं सिर्फ समाज को डिफाइन करने की कोशिश कर रही हूँ ट्रैगर जी के अनुसार कि समाज में कैसे सरवाइव करना है हमें। समाज क्या है? मेरा परिवार, मेरे भाई का परिवार, मेरी बहन का परिवार, मेरे मामा का परिवार, मेरी मौसी का परिवार, मेरी बुआ का परिवार, ये रिश्तेदारों का परिवार। ये इतने सारे छोटे 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 डिवीजन हमने पहले बांटे, और इन डिवीजनों के पड़ोसियों का परिवार। मेरा पड़ोसी, मैं मुरादाबाद रहती हूँ, मेरा पड़ोसी वो मेरी समाज का एक हिस्सा है। मेरी बुआ का पड़ोसी वो भी एक समाज का हिस्सा है उनकी। मेरी मौसी का पड़ोसी वो एक समाज का हिस्सा है। मेरी मामा का पड़ोसी वो एक समाज का हिस्सा है। मेरी बहन का पड़ोसी वो एक समाज का हिस्सा है। तो हमने परिवार से क्या बनाया? पहले रिश्ते, पहले मैं खुद, फिर मेरा बना परिवार, और फिर बने मेरे रिश्ते। मेरे रिश्तों से बना उन रिश्तेदारों का आना जाना, और उन रिश्तेदारों से क्या बना? उनके पड़ोसियों का रिश्ता। और आज जो मेरा पड़ोसी है, जिससे मेरा रिश्ता है, उससे मेरी बुआ का भी रिश्ता है। तो धीरे 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 हमने एंगल को कैसे बढ़ाया? एक से मैंने 4 की बात की, 4 से मैंने 14 की बात की, 14 से मैंने 24 की बात की, 24 से मैंने 40 की बात की। 40 लोगों का एक समूह क्या हो गया? सोसाइटी, एक समाज। आप इसको और भी दूसरे एग्जाम्पल से देखिए। पहले के समय में गांव में जब हम रहते थे, ग्रामीण एरिया में जहाँ रहते थे, तो हमारे पास एक घर होते थे, घर, सिर्फ घर। और घर के बाजू में दूसरे का घर, तीसरे का घर, आगे घर, पीछे घर, घर ही घर होते थे सबके पास।
और आज की जनरेशन जो शहरी क्षेत्र में रह रही है उसके पास फ्लैट होती है, फ्लैट, रूम, घर नहीं होते उनके पास, रूम होते। अब उन्होंने कहा है कि एक पूरी की पूरी विंग है, 25 माले की विंग है। 25 माले में हर फ्लोर पे 3-3 फ्लैट है। 25 थी 75 फ्लैट्स हैं। अब 75 फ्लैटों में 75 फैमिलीज रह रही हैं। और ग्रामीण एरिया में क्या होता था, एक गांव में 75 घर होते थे। तो 75 घर जो थे वो थी समाज। और आज एक विंग में 75 फैमिलियां रह रही हैं, फैमिली फ्लैट्स के अंदर, वो भी एक समाज है। तो टाइगर जी कहते हैं यहाँ कि भाषा व्यक्त ध्वनि चिन्हों की वह पद्धति है, भाषा आप जो व्यक्त कर रहे हैं, ध्वनि चिन्हों की ऐसी पद्धति है जिसके माध्यम से समाज के व्यक्ति परस्पर व्यवहार बनाते हैं। वो अपना व्यवहार कैसे बनाएंगे? परस्पर। भाई मेरा कोई भी रिश्तेदार ना हो, वो जो मैंने अभी ऊपर एग्जाम्पल दिया ना क्रोची जी का, कि एक सुगठित, सीमित और स्पष्ट होना चाहिए भाषा। जब मन में विचारों का उद्वेदन चलता है ना, तो मनुष्य फिर ये नहीं सोचता कि हमें क्या करना है, कैसे जीवन जीना है, कैसे आगे निकालना है। फिर वो सीधा बढ़ता जाता है, चलता जाता है, करता जाता है, सोचता जाता है, विचार करता रहता है, उसके मन में कई चीजें आती रहती हैं, लेकिन वो उसके आखिरी पड़ाव तक नहीं पहुंच पाता है। आखिरी पड़ाव क्या होता है? आखिरी पड़ाव तक पहुंचना मतलब अपने आप को रिएक्ट करना, अपने आप को दर्शाना। आखिरी पड़ाव होता है कि आपका समाज के बीच में आपका क्या अस्तित्व है। तो ट्रैगर जी कहते हैं कि जब आपके पास भाषा सशक्त होगी, ध्वनि का माध्यम सशक्त होगा, अपने विचारों को आप दूसरों को दे सकते हो, तब आप एक सभ्य समाज के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। अदरवाइज आप कैसे, अन्यथा आप वो सभ्य समाज के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कैसे करेंगे? मतलब ही नहीं बैठता है। और इंसाइक्लोपीडिया क्या कहता है? इंसाइक्लोपीडिया वही मैंने कहा ना, टेक्नोलॉजी, हम इस विषय को जिसको हम पढ़ रहे हैं, ये हमारी प्रयोजनमूलक हिंदी। हमें हिंदी साहित्य में प्रयोजनमूलक हिंदी की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? मैंने कल के लेक्चर में आपके लिए ये चीज क्लियर की है, आप सुन सकते हैं उसे, कि जब तकनीकी बहुत ज्यादा आगे आई, टेक्नोलॉजी जब बहुत आगे आ गई, तब हिंदी का अस्तित्व खत्म हो चुका था। हिंदी भाषा का अस्तित्व खत्म होने को आ गया था। तब हमें आवश्यकता पड़ी, हमें जरूरत पड़ी कि हम हिंदी भाषा को कैसे इम्प्रूव करें, हिंदी भाषा को कैसे आगे बढ़ाएं। मैंने कल भी बताया था, मैं दोबारा इस चीज को रिपीट करना चाहूंगी कि मेडिकल की पढ़ाई कई राज्यों में हिंदी में हो गई है। क्यों हो गई है? भैया हम हिंदी भाषी देश है हमारा, हिंदी भाषी राज्य है हमारा, हमारी जनरेशन हिंदी समझती है। अब हिंदी जब समझती है तो हिंदी एक फीलिंग्स है, एक भावना है, एक एहसास है। अगर वही वर्ड्स आप अंग्रेजी में बोलेंगे, नो थैंक्स, ठीक लगता है कि हाँ यार, इतना करने के बाद भी इंसान ऐसे बोल के चला गया, नो थैंक्स। और इसमें अगर हम हिंदी में इस बात को कहे तो, नहीं नहीं, इसमें धन्यवाद वाली क्या बात थी, ये तो मेरा फर्ज था। मतलब निकल के आती है फीलिंग्स। तो जब वो फीलिंग्स की कमी होने लगी, टेक्नोलॉजी की बढ़ोतरी होने लगी, तो हिंदी को भी आवश्यकता पड़ी कि हम आपको अपने आप को इम्प्रूव करें। और उसने अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए प्रयोजनमूलक हिंदी का विकास कर दिया, जो आपको बताई थी ये भाषा क्या कहलाती है, टेक्नोलॉजी क्या कहलाती है, तकनीकी क्या कहलाती है, कंप्यूटर क्या कहलाता है, आईफोन क्या कहलाता है। हम तो टाइपराइटर जमाने के लोग हैं, लेकिन लैपटॉप क्या कहलाता है, ये सारी जानकारी हमें प्रयोजनमूलक हिंदी में पढ़ने को मिलेगी। इंसाइक्लोपीडिया कहता है कि भाषा वह सशक्त माध्यम है जो लोगों को आपस में जोड़े रखता है। इंसाइक्लोपीडिया, आपको कोई भी सर्च करना, किसी भी विषय की सर्च करना, आप इंसाइक्लोपीडिया पे चले जाइए, आपको वहां पूरी चीजें कंटेंट मिलेगा। चलिए, अभी तक हमने जो बात की थी, वो की थी सारे विदेशी राइटर्स की, जो विदेशी लेखक हमारे बीच में भाषा को व्यक्त करके गए हैं कि भाषा वास्तविकता में क्या होती है। अब हम आज बात कर रहे हैं, परिभाषाओं को ही समझ रही हूँ अभी मैं, भाषा की जो डेफिनेशन है अभी हम उस पर ही बात कर रहे हैं, उसी पे हमारा डिस्कशन चल रहा है।
कि भारतीय जो भाषा है, हम बात करते हैं भारतीय विद्वानों की, जो प्रतिष्ठित विद्वान हैं, जिन्होंने भाषा के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। पहले गुरु हैं हमारे कामता प्रसाद गुरु जी। कामता प्रसाद का नाम आपने बहुत कुछ सुना होगा। व्याकरण शास्त्र को पूरा का पूरा लिखा है इन्होंने। व्याकरण शास्त्र के बारे में पूरा वर्णन किया है इन्होंने, कामता प्रसाद जी ने। कामता प्रसाद जी ने व्याकरण का जो अद्भुत नमूना देश के अंदर प्रसिद्ध किया है ना, इतने अच्छे तरीके से व्याकरण शास्त्र को समझाने वाला मुझे आज तक कोई लेखक नहीं मिला। तो कामता प्रसाद गुरु जी कहते हैं, भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट करता है। भाषा वह साधन है जिस पर मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट करता है, और दूसरों के विचार आप स्पष्टता समझ सकता है। कितनी बढ़िया बात कही उन्होंने भाषा को लेकर, कि सिर्फ विचार थोपना जरूरी नहीं होता है। आपके मन में क्या माइंड सेटअप चल रहा है, क्या विचार चल रहे हैं, वो दूसरे के ऊपर थोपना जरूरी नहीं होता है। जरूरी होता है कि दूसरे के मन में जो विचार चल रहे हैं, आप उसको कैसे समझ रहे हैं। और इन दोनों अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा होती है। इन दोनों चीजों का माध्यम जो होती है, वो भाषा होती है। दोनों के माध्यम से हम भाषा को पूर्ण मानते हैं। मतलब फीलिंग्स आई ना, मैं कह रही ना, शुरू से कह रही हूँ कि जो हिंदी भाषा में फीलिंग्स है ना, वो इतनी ज्यादा अंग्रेजी भाषा में फीलिंग्स नहीं है। इसे मुझे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है आपके लिए। बिल्कुल सिंपल सा शब्द उन्होंने लिखा है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्पष्टता समझ सकता है। तो हमारे विचार आप समझें, आपके विचार हम समझे, ये कौन सा माध्यम हो गया? भाषा का माध्यम हो गया। भाषा के द्वारा हम इसे पूर्ण कर रहे हैं, भाषा से ही हम इसे पूर्ण मान रहे हैं। इसी प्रकार डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री जी ने कहा, भाषा मनुष्य की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं, भाषा मनुष्य की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्च उपयोगी शरीर अवयवों के उच्चारण किए गए वर्णात्मक व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करता है। बहुत सुंदर परिभाषा है, आइए समझते हैं इसे। भाषा मनुष्य की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं, व्यापार। देखिए, सभी लेखक ने अपने अपने हिसाब से भाषा को डिफाइन किया है, सभी ने, जिसको जैसे लगा इन्होंने उसको व्यापार कह दिया। अभी हमने टैगरे जी का पढ़ा था, उन्होंने समाज कहा था भाषा को। भाषा समाज का एक अस्तित्व है। शास्त्री जी का मानना है कि भाषा मनुष्य की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य, व्यापार है भाषा, अपने उच्च प्रयोगी शरीर अवयवों से उच्चारण किए गए, अपने उच्च उपयोगी मतलब अपने लिए जो उपयोगी है। शरीर अवयव मतलब, यहाँ शरीर अवयव को क्या माना गया, ये बताइए। यहाँ शरीर अवयव को माना गया ओठ, शरीर के अवयव, पार्ट्स। भाषा जो है ना, मैंने कहा अभी साइन लैंग्वेज, तो जरूरी नहीं मैं ओठ को खोलूं, बिना ओठ खोले भी मैं बहुत कुछ कह सकती हूँ, मैं अपनी बात रख सकती हूँ। की ना मैंने सिर्फ अपनी पलकों को ऊपर उठाया, मुंहों को, फिर मैंने इशारा किया, मतलब मैंने ये कहा कि और कैसे है? चलते हैं क्या? तो बिना शब्दों के माध्यम से भी हम भाषा को व्यक्त कर